हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर अनेक व्यक्तियों के मन में कुछ भ्रांतियां रहती हैं, यानी कि उन्हें कुछ संदेह रहता है। इसका एक कारण यह है कि दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का काम एक ही भाषा करती है। भारत जैसे देश जहां पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे देश में स्थिति और भी अस्पष्ट प्रतीत होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु ये सभी भारत की राष्ट्रभाषाएं नहीं हैं। राष्ट्रभाषा मात्र हिंदी ही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख नहीं है। यहाँ हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। हिंदी यदि राष्ट्रभाषा है तो पीछे उसका 1000 वर्ष का इतिहास है, जन जन का स्वभाव और राष्ट्र की आत्मा है, जबकि वह राजभाषा मात्र इसलिए है क्योंकि संविधान ने उसे यह सम्मान दिया है। यह अलग प्रश्न है कि जो अंग्रेजी संविधान की अष्टम सूची में नहीं है, अर्थात संविधान के अनुसार जो भारत के किसी वर्ग अथवा क्षेत्र की भाषा नहीं है, वह पिछले 60 वर्षों से भारत की सह राजभाषा बनी हुई है और संभवतः अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट करेंगे और इसके अंतर को जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की परिभाषा को हमें समझना होगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले राष्ट्रभाषा की क्या परिभाषा होती है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जिसे हम जन भाषा भी कहते हैं। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता भी होती है। दोस्तों, वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगे, तो वही राष्ट्रभाषा बन जाती है। ये तो थी राष्ट्रभाषा क्या होती है। अब चलिए जानते हैं राजभाषा किसे कैसे हैं कहते हैं। किसी राज्य देश की घोषित भाषा राजभाषा होती है। इसका सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। दूसरे शब्दों में जिस भाषा के द्वारा राज के कार्य संपादित किए जाते हैं, वही राजभाषा कहलाती है। दोस्तों, भारत जैसी जनतंत्रात्मक प्रणाली में दोहरी शासन पद्धति होती है। कौन सी? पहली होती है केंद्र की शासन पद्धति और फिर है राज्य की शासन पद्धति। इस कारण राजभाषा की स्थिति भी दो प्रकार की हो जाती है। पहली होती है केंद्रीय अथवा संघ की राजभाषा और द्वितीय होती है राज्यों की राजभाषा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने राजभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा पढ़ी के काम में लाई जाए। और राष्ट्रभाषा की जो कल्पना है वो इससे भिन्न है, क्योंकि उसका पद इससे बड़ा है। उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक हो सकता है और वही राष्ट्रभाषा कहला सकती है दोस्तों, जिसको सब जनता समझती हो, यानी कि पूरे देश की ज्यादातर जनता जिसे समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, ये हमने जाना राष्ट्रभाषा और राजभाषा की परिभाषा। अब हम इनके जो प्रमुख विभाजक बिंदु हैं, यानी कि इनमें क्या प्रमुख अंतर है, उस पर चर्चा करते हैं। राजभाषा किसी भी देश के शासक वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यदि किसी देश का शासक वर्ग बदल जाए तो उस देश की राजभाषा भी बदल सकती है। भारत में हिंदी लंबे लंबे समय से व्यवहार में आती रही है। कुछ राजाओं के शासन में इसे राजभाषा का सम्मान भी मिला, किंतु जब मुस्लिम भारत में आए तो अपने साथ फारसी ले आए, और फिर जब मुगलों ने भारत पे शासन किया तो फारसी भारत की राजभाषा बन गई। उसके बाद मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया। फिर देश के स्वाधीन होने पर संविधान में, जो भारत का संविधान भरना, उसमें स्वभाषा के सम्मान और प्रगति के नाम पर हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। और इससे भिन्न राष्ट्रभाषा किसी देश के शासक की इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। इसका प्रयोग सामान्य जन नित्य प्रति के व्यवहार, कार्य व्यवहार और संपर्क के लिए करता है।
मुगलों के समय में भी हिंदी राष्ट्र भाषा के पद पर अभिषिक्त थी। स्वयं मुगल भी इस तथ्य को समझते थे और उन्होंने भी हिंदी को स्वीकार किया। फलतः इसीलिए हिंदी की उर्दू शैली भी विकसित हुई। अंग्रेजों के समय में भी हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा रही और आज उचित सरकारी प्रोत्साहन न मिलने के बावजूद भी वह भारत की राष्ट्र भाषा ही बनी हुई है। दूसरा अंतर है, राष्ट्र भाषा जनता की भाषा है। किसी भी देश का जन सामान्य अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए उसका प्रयोग करता है, चाहे उसके दैनिक जीवन के कार्य हैं, कुछ भी कार्य होंगे वह उसी का प्रयोग करेगा। यहाँ तक कि राजभाषा से जब वह अनजान होता है, उसके अनजान होने के कारण सरकारी कार्यालयों से पत्र व्यवहार भी वह इसी भाषा में यानी कि राष्ट्रभाषा में ही करता है। इसके विपरीत राजभाषा का प्रयोग राजकीय, प्रशासनिक, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग शिक्षित तथा अशिक्षित सभी के द्वारा किया जाता है, यानी कि अशिक्षित भी इसका प्रयोग करता है, जबकि राजभाषा सिर्फ प्रशासक वर्ग और सरकारी कर्मचारियों की ही भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग व्यवहार क्षेत्र उस देश के निवासियों के परस्पर संपर्क की आवश्यकताओं के आधार पर भी निर्मित होता है। जहां परस्पर संपर्क की आवश्यकताएं जितनी अधिक होंगी, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता जाएगा। विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों ने हिंदी का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत कर दिया है और इसके विपरीत राजभाषा का प्रयोग व्यवहार क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं तक ही सीमित है, यानी कि जहां इसकी जरूरत होगी वहीं इसका प्रयोग किया जाएगा। यथा राजभाषा हिंदी का प्रयोग विधान, शासन, न्यायपालिका तथा पालिका तक ही सीमित है। इसके बाहर इस भाषा का प्रयोग संभव ही नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा अनौपचारिक होती है। इसमें सहजता, उन्मुक्तता और स्वच्छंद कल्पना होती है। उस पर विभिन्न बोलियों का प्रभाव तो होता ही है, उस देश में व्यवहृत अन्य भाषाओं का प्रभाव भी उस पर होना संभव है। और इसके विपरीत राजभाषा औपचारिक तथा सूचना प्रधान होती है और हमेशा मर्यादाओं की सीमा में बंधी हुई रहती है। राष्ट्रभाषा का व्यवहार क्षेत्र गहनता लिए हुए होता है, किंतु राजभाषा के व्यवहार क्षेत्र में व्यापकता होती है। राष्ट्रभाषा सामान्य जन की आशा, निराशा, सुख दुख, उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करती है, परंतु अपने व्यवहार क्षेत्र के बाहर उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इससे भिन्न राजभाषा का राष्ट्र के राजनीतिक बोध के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से संबंध रहने के कारण राष्ट्रभाषा की तुलना में अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के अनुसार समय समय पर राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग भी अलग अलग हुआ करते हैं। राष्ट्रभाषा प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु बुद्धिजीवियों और प्रशासकों की निष्पत्तियों और सुझावों पर निर्भर रहती है। वह ऐतिहासिक संदर्भों तथा पूर्व घटनाओं के प्रकाश में वर्तमान समस्याओं का हल खोजने के लिए फाइलों और पुस्तकों का सहारा लेने के लिए विवश रहती है। किंतु राष्ट्रभाषा बुद्धि बल तथा लोक भाषा की तुलना में हृदय तथा भावनाओं के उद्बोधन के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न राष्ट्रीय समस्याओं का रागात्मक, आदर्शोन्मुखी एवं कल्पना प्रसूत समाधान खोजने का प्रयास करती है। इसका मतलब यह हुआ कि राजभाषा प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या करेगी? पुरानी किताबों का सहारा लेगी, ऐतिहासिक संदर्भों को देखेगी और पूर्व की पहले की घटनाओं को देखेगी और उसके बाद उनका हल खोजेगी। लेकिन राष्ट्रभाषा ऐसा नहीं करेगी। वह सिर्फ लोगों की भाषा और उनके भावनाओं के माध्यम से ही उसकी अपनी अभिव्यक्ति करती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। लोगों की सोच, उनके विश्वास, सांस्कृतिक, धर्म एवं समाज संबंधी उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो लोक नीति संबंधित बातें हैं, उनके विचार है, ये सब कुछ राष्ट्रभाषा से ही साकार होते हैं। किसी भी देश के विषय में जानने के लिए उसकी राष्ट्रभाषा से आप आसानी से जान सकते हैं। परंतु जो राजभाषा होती है वह अधिकांशतः प्रशासकीय, विधायक एवं संवैधानिक विधान आदि का
विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाती है। राजभाषा जनमानस की सोच, मान्यताओं, विचारों, प्रवृत्तियों से सीधे रूप से नहीं जुड़ी होती है। औपचारिक रूप से प्रशासन एवं प्रशासित के बीच, जो आम जनता है और जो सरकारी लोग हैं उनके बीच राजभाषा एक सेतु का कार्य करती है, एक पुल का कार्य करती है। राजभाषा का महत्व राजनीतिक रूप से अधिक है, तो दोस्तों राष्ट्रभाषा का महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से ज्यादा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में दोस्तों भाषिक संरचना की दृष्टि से भी काफी अंतर होता है। एक है वाक्य संरचना की दृष्टि से, आप देखते हैं तो पता चलता है कि राजभाषा में सामान्य हिंदी के कृत्र वाच्य की तुलना में कर्म वाच्य को महत्व दिया जाता है। संक्षेप में राष्ट्रभाषा जनमानस के स्पंदनों से मुखर होती है तथा लोक संवेदना को लेकर चलती है, तथा राजभाषा अपनी अभिव्यक्ति में यांत्रिक एवं एक निश्चित सांचे में ढली होती है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रभाषा, यानी कि इस पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली एक कॉमन भाषा, और राजभाषा जो कि किसी एक स्टेट या राज्य की भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है इसके विषय में हमने जाना। ज्यादातर लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात से उन्हें समझ नहीं आता कि राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है और इनके बीच अंतर क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आने स्वाभाविक है, तो उसकी दृष्टि से भी यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे आने वाले अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों आपको जो भी कुछ मेरे चैनल से संबंधित या मेरे जो भी अध्याय में आपके आगे प्रस्तुत करती हूँ उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, या उसके अलावा हिंदी भाषा से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न आता है, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं समय मिलने पर सीधा जल्दी ही आपके उस प्रश्न का जवाब दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।